हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके आर्मी के लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेंगे सामान्य ज्ञान और विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके गत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखें क्वेश्चन को दोस्तों, और पहले आप सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे, बाद में दोस्तों आप सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित आयु कितनी होती है। आपको बताना दोस्तों, यदि भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए आवश्यक जो आयु होती है दोस्तों, एज लिमिट होती है, वो क्या रहती है। ये दोस्तों आपकी 18 वर्ष होगी, या 21 वर्ष होगी, या 25 वर्ष होगी, या 35 होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी 25 वर्ष दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप योजना आयोग की बात करें, योजना आयोग दोस्तों अब कौन से वाले नाम से जाना जाता है। योजना को दोस्तों अब बोला जाता है नीति आयोग। तो जो नीति आयोग है दोस्तों, पहले क्या था, योजना आयोग था। तो उसका गठन किया गया था दोस्तों आपका 1950 में, या 49 में, या 48 में, या 47 में। ये दोस्तों आपका 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। 1950 में दोस्तों गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। संयुक्त कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका संसद में दो सदन होते हैं, आपको पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों को दोस्तों एक प्रकार से संयुक्त रूप से कौन बुला सकता है, आपको बताना है। प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या गृह मंत्री, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों राष्ट्रपति बुला सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री भारत का दौरा करने पहले आया था दोस्तों। इनमें से आपको बताना कौन सा वाला सर्वप्रथम यहाँ पर आया था विदेशी यात्री दौरा करने के लिए। ये ह्वेनसांग होगा, या मेगास्थनीज होगा, या फाहियान होगा, या फिर अल्बरूनी। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मेगास्थनीज दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। मेगास्थनीज दोस्तों प्रथम विदेशी यात्री था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूनानियों को भारत से बाहर करने वाला कौन था। आपको बताना दोस्तों, यूनानियों को भारत से बाहर करने वाला राजा कौन सा वाला था। इनमें से अशोक होंगे, या समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त मौर्य, या कनिष्क। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रिय कहा गया है। देवनाम प्रिय मतलब होता है दोस्तों आपका देवताओं का प्रिय। तो किसको कहा गया आपको बताना है। शिलालेखों में मतलब जो आपके शिलालेख मिलते हैं उनमें किसको कहा गया है। ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को, या अशोक को, या सिकंदर को, या बिंदुसार को। ये दोस्तों अशोक को कहा गया है, अशोक महान को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। आपको पूछा भी जाता कभी कभी दोस्तों। अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, और दोस्तों आपका बिंदुसार का लड़का था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बहुत ही फेमस, आपको पता होगा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो कौन से वाले राज्य में स्थित है आपको बताना है। राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में, केरला में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणीय आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो धार्मिक और सामाजिक सुधार हैं दोस्तों, उनको लेकर के एक आत्मीय सभा दोस्तों शुरू की गई थी। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई आपको बताना है। दयानंद सरस्वती के द्वारा, या स्वामी विवेकानंद के द्वारा, या राजाराम मोहन राय के द्वारा, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों राजाराम मोहन राय के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। इसी को दोस्तों बाद में ब्रह्म समाज नाम दिया गया, आप याद रखेंगे, ब्रह्म समाज दोस्तों, इसी को बाद में नाम दिया गया। तो कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजाराम मोहन राय ने दोस्तों की थी। तो आर्य समाज को ही बाद में कहा गया था, आत्मीय समाज को ही कहा गया था। और वैसे ही दोस्तों यदि आपका दयानंद सरस्वती आएगा तो वो आपका आर्य समाज के दोस्तों संस्थापक हैं। और वैसे ही दोस्तों स्वामी विवेकानंद जो हैं वो रामकृष्ण परमहंस संस्था के दोस्तों यहाँ पर संस्थापक हैं। तो ये आपको तीनों सभी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। आपको बताना है दोस्तों, जो बारदोली का सत्याग्रह आंदोलन था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। विनोबा भावे के द्वारा, या अरविंद घोष के द्वारा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ये दोस्तों किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। इसी के बाद दोस्तों इनका नाम पड़ा था सरदार। कभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए याद रखना है, सरदार मतलब होता है जो आपका एक प्रकार से नेतृत्व करने वाला होता है, उसे सरदार बोला जाता है। तो तभी से दोस्तों इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ गया था। तो कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए
किस आंदोलन के बाद में उनका नाम सरदार पड़ा था? तो इनको दोस्तों आयरन मैन भी कहा जाता है, आपको पता होगा, लौह पुरुष भी कहा जाता है भारत का, तो इनके उपनाम हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कुल्लू घाटी है दोस्तों, वो कौन सी वाली खेती के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। सेब की खेती के लिए, या अनार की, या कपास की, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों की, जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु, तो ये दोस्तों आपको बताना है कौन से वाले ब्लॉक में पाए जाते हैं। या आपके एस ब्लॉक में होंगे, या पी ब्लॉक में होंगे, या फिर डी ब्लॉक में होंगे, या फिर एफ ब्लॉक में होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे पी ब्लॉक में, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, पी ब्लॉक में। वैसे ही दोस्तों मान लीजिए आपको कभी बताना होता है तो आप कैसे बताएंगे। मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट दे दिया गया और पूछा गया कि बताइए ये कौन से वाले ब्लॉक में आता है। मान लीजिए दोस्तों आपको ओ दिया गया हो, तो आपको ओ का पता है दोस्तों क्या होता है, 8 क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसका कन्फिगरेशन होता है दोस्तों आपका 2 6। तो आपको बताना होता है यदि आपका कौन सा ब्लॉक में पड़ता है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको बांट देंगे 1s2 और 2s2 और 2p4 आपका आता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो आखिर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिस ब्लॉक में जाएंगे दोस्तों वही ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं पी ब्लॉक में जाते हैं तो आप कह देंगे वो आपका पी ब्लॉक में बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप निकाल भी सकते हैं, जब आपको पूछा जाए तो आप ऐसे ही निकालेंगे, बशर्ते दोस्तों आपको कन्फिगरेशन करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम के परमाणु के 4 मोलों का द्रव्यमान क्या होगा? एल्युमिनियम के दोस्तों आपको 4 मोलों का द्रव्यमान बताना है। 1 मोल का दोस्तों लगभग कितना होता है आपको पता होगा, 27 ग्राम होता है दोस्तों। तो इससे आप यहाँ पर चारों को गुणा कर देंगे तो आपका 27 × 4 होगा, बराबर दोस्तों आपका 108 यहाँ पर आ जाएगा इतना ग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप, और वैसे दोस्तों यदि आपको कभी मोल निकालने को आता है तो मोल कैसे निकालेंगे आप? मोल में दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपको मात्रा दी होगी दोस्तों ग्राम में, वो ग्राम में मात्रा लिखेंगे और बट्टे दोस्तों आप मोलर मास कर देंगे। जो भी मोलर मास होगा दोस्तों एलिमेंट का, तो उससे आप भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलों की संख्या मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों आप, धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके धात्विक मतलब आपके जो मेटलों के ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं आपके, वो दोस्तों क्या होते हैं आपको बताना है। ये आपके अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, या उभयधर्मी होते हैं। ये दोस्तों आपके हमेशा ही क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड को दोस्तों आपका क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों आपके बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। और वैसे ही दोस्तों यदि आप अधातुओं के ऑक्साइड को देखें तो वे दोस्तों अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम को ले सकते हैं धातुओं में, या पोटेशियम को, या मैग्नीशियम को। मान लीजिए आपने यहाँ पर सोडियम का ऑक्साइड लिया तो Na2O, या फिर आपने मैग्नीशियम का लिया दोस्तों तो MgO। तो ये कैसी प्रकृति के होंगे, ये दोस्तों आपके बेसिक के होंगे, अर्थात क्षारीय प्रकृति के होंगे। और वैसे ही दोस्तों यदि आप नॉन मेटल को लें, जैसा कि आपका दोस्तों धातु में कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर कार्बन हो गया तो CO2, या फिर आपका SO2, या फिर आपका SO3, ये सारे क्या होंगे दोस्तों, ये आपके अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आगे वाले एलिमेंट को देख के बता सकते हैं। यदि आपका मेटल है तो आपका ऑक्साइड क्या बनेगा दोस्तों, क्षारीय बनेगा। यदि आपका नॉन मेटल है तो आपका क्या बनेगा, अम्लीय बनेगा। तो ये आप दोस्तों याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामान्य साबुन में कौन सा वाला क्षारक पाया जाता है? दोस्तों आपको पता होगा जो साबुन होता है दोस्तों एक प्रकार से लवण होते हैं। तो ये दोस्तों आपके सोडियम और पोटेशियम के खास तौर पर दोस्तों लवण होते हैं। तो इनमें दोस्तों आपको बताना कौन सा वाला क्षारक मुख्यतः पाया जाता है, या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कोई नहीं। इसमें दोस्तों जो आपका क्षारक पाया जाता है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों आप, पारे का अयस्क क्या है? पारा दोस्तों आपको पता होगा जो कि आपका दोस्तों मरकरी भी आप इसे कहते हैं। और ये दोस्तों पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका दोस्तों आपको क्या बताना है, अयस्क का मतलब आपको और बताना है, जिससे दोस्तों प्राप्त किया जाता है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए क्या होगा, बॉक्साइड होगा, या मैग्नेटाइड होगा, या एल्यूमिनियम होगा, या फिर सिनेबार होगा। ये दोस्तों आपका सिनेबार हो जाएगा। सिनेबार से ही दोस्तों आप पारे को प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है दोस्तों बर्नौली का जो प्रमेय है वो कौन से वाले सिद्धांत पर आधारित है। ये द्रव्यमान संरक्षण के, या ऊर्जा संरक्षण के, या संवेग संरक्षण के, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर दोस्तों। तो आप याद रखेंगे एनर्जी के दोस्तों कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए दोस्तों कोई पाइप में यहाँ पर पानी है, आप समझेंगे इसको।
तो इसका दोस्तों जो आपका दाबीय ऊर्जा है दोस्तों, और प्लस आपकी जो गतिज ऊर्जा है और प्लस आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है, उसका योग क्या रहता है दोस्तों? योग आपका नियत रहता है। नियत कहने का मतलब कांस्टेंट होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने दाबीय ऊर्जा को बढ़ाया तो यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई ना कोई थोड़ा सा कम हो जाएगी, और वैसे ही दोस्तों आपने गतिज को बढ़ाया तो इनमें से आपकी कोई ना कोई ऊर्जा कम हो जाएगी, ताकि दोस्तों आपका समेशन जो है ओवरऑल एक नियत रहेगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 100 वाट का बल्ब 20 घंटे जलने पर कितनी ऊर्जा व्यय करता है? 100 वाट का दोस्तों बल्ब है, ये पावर दी है दोस्तों आपको, P बराबर दिया है, और समय आपको दिया है T बराबर दोस्तों 20 घंटे। तो आपको बताना है कि ऊर्जा व्यय क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको यूनिट में दिया गया है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको ऊर्जा व्यय जो होता है दोस्तों, आपका ऊर्जा व्यय बराबर होता है PT, अर्थात दोस्तों जो आपका शक्ति दिया है गुणा समय। तो यहाँ पर 100 गुणा कर देंगे आप 20, तो ये आपको देगा दोस्तों क्या, 2000 कहाँ में आया दोस्तों आपका, ये आपका आया वाट घंटे में। अब आपको दोस्तों यहाँ पर यूनिट में दिया है, और यूनिट का मतलब होता है दोस्तों, एक यूनिट जो आपकी होती है वो दोस्तों आपकी 1 किलोवाट घंटे के बराबर होती है। तो इसको आप दोस्तों किलोवाट घंटे में बदलेंगे तो आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप 2000 में 1000 का भाग देंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों आपका 1000 वाट घंटा, आप याद रखेंगे। तो आपने भाग दिया दोस्तों, आपका 2 यूनिट आपकी आ गई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपको बताना है सेल्सियस पैमाने में दोस्तों मान क्या होगा। इसको यहाँ पर देखिए दोस्तों, कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, उसको आप देखिए। ये आपका होता है दोस्तों आपका C-0/100 बराबर आपका होता है F-32 बट्टे दोस्तों 180 180। अब इसे दोस्तों आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपको C में बदलना होगा तो आप C की जगह पर रख देंगे, यहाँ पर F की जगह पर रख देंगे दोस्तों। यदि आपको F में बदलना होगा तो आप C की जगह पर मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको F बराबर 32 दिया है, तो आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 32 माइनस 32 बट्टे 180 मिलेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो आपको मिला दोस्तों आपका C-0/100 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलता है C-0 बराबर 0, अर्थात C बराबर 0। तो आप कह देंगे दोस्तों C का मान 0 होगा। तो वैसे ही आपका जो भी दिया होगा आराम से आप निकाल लेंगे। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन से वाले पैमाने पर, कौन से वाले मान पर दोस्तों दोनों का मान बराबर होता है, F और C का मान दोनों का बराबर होता है, वो दोस्तों आपका -40 पर होता है। यदि आप यहाँ पर देखिए F बराबर C रख दें, F बराबर आप C रखेंगे दोस्तों फॉर्मूले में, तो आपको आराम से मिलेगा -40। तो आप ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे ताकि आपको सभी दोस्तों कन्वर्जन आराम से आ जाए। और वैसे दोस्तों यदि आपको केल्विन में बदलना होगा तो आप केल्विन में क्या करते हैं, केल्विन के लिए दोस्तों आपका K- 273 बट्टे आप 100 कर देंगे। तो ये आप दोस्तों यहाँ पर बराबर कर देंगे, तो आपका तीनों में दोस्तों आप आराम से बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको दिया गया कि दिए गए परिपथ में कुल धारिता क्या होगी। धारिता मतलब आपको पता होगा दोस्तों, जो आपकी संधारित्र की प्लेटें होती हैं, तो इनमें दोस्तों आपको धारिता बतानी होती है, अर्थात इनकी क्षमता दोस्तों, कैपेसिटी क्या होती है वो आपको बतानी होती है। तो इसका मात्रक होता है दोस्तों आपका फेरड आपका मात्रक होता है दोस्तों, लेकिन जो आपका छोटा मात्रक होता है वो आपका माइक्रोफेरड होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए माइक्रोफेरड में वैल्यूज़ दिए हैं, और आपको पूछा गया कि टोटल कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आप, पहला वाला जो आपका यहाँ पर दिखता है ये आपका दोस्तों समांतर क्रम है, और ये आपका श्रेणी क्रम है। तो पहले आप इतने का निकालें दोस्तों, तो कितना होगा, देखिए पहले वाले आप जंक्शन को देख लें, आप C1 मान लें इसे, बराबर आपका 2 धन 2, क्योंकि दोस्तों आपका जो संधारित्रों का समांतर क्रम होता है, आप याद रखेंगे समांतर क्रम जो होता है दोस्तों वो आपका होता है C1 + C2 + C3 डैश करके होता है। जबकि दोस्तों आप प्रतिरोधों को देखते हैं तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम क्या होता है दोस्तों, समांतर क्रम प्रतिरोधों का आपका होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो ये दोस्तों आपका अपॉन में चलता है, तो ये दोनों में अंतर आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 और 2 आपका 6 माइक्रोफेरड हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आप समांतर को देखें, यहाँ पर देखेंगे आप श्रेणी वाले को, तो इसका दोस्तों आपका C2 आप मान लें, तो इसका होगा दोस्तों 1/2 1/3 धन 1/3, अर्थात दोस्तों आपका 2/3 आ गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप बट्टे में करते हैं 1/C होगा, ये आपका 1/C2 होगा। तो ये दोस्तों आपका 2/3 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पूरा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को दोस्तों आप जोड़ेंगे। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देगा, देखिए 1/C1 + 1/C2 कर देंगे दोस्तों आप, तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, 1/C1 आपका मिला दोस्तों आपका 1/6, और प्लस आपका 1/C2 जो है 2/3। तो इनको आप जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5/6 दोस्तों।
अर्थात आपको जो आपका टोटल आपका सी मिला दोस्तों, यदि आप पूरे को सी मान लें तो सी बराबर आपको मिला दोस्तों, ये आपका 1/c है, तो आपका सी बराबर 6/5 हो गया। तो ये दोस्तों आपका काटने पर आपको क्या मिलेगा, 1.2 मिलेगा दोस्तों, अर्थात 1.2 माइक्रोफेराड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आपका होगा 1.2 माइक्रोफेराड। तो 1.2 माइक्रोफेराड दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप संवेग परिवर्तन की दर किसके अनुपाती होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका संवेग में अर्थात मोमेंटम में दोस्तों परिवर्तन होता है समय के साथ में, वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है आपको बताना है। ये कार्य के या बल के या त्वरण के या जड़त्व के। ये दोस्तों आपका बल के होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। जो आपका न्यूटन का द्वितीय नियम है दोस्तों गति का, वो यही कहता है कि जो आपका संवेग में परिवर्तन होता है वो आपका बल होता है। यहाँ पर आप देखिए संवेग बराबर पी बराबर दोस्तों आपका होता है mv। अब देखिए यदि आप परिवर्तन को निकालें तो आपका dp/dt होगा। तो ये दोस्तों आपका m dv/dt होगा दोस्तों। और आपको पता होगा dv अर्थात dv/dt मतलब दोस्तों आपका वेग में परिवर्तन, जो कि आपका त्वरण होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका f बराबर ma निकलता है। आपको पता है दोस्तों द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर आपका बल होता है, तो f बराबर ma यहाँ से निकलता है। और यही दोस्तों आपका न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बल वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में क्या संबंध है आपको बताना है इनमें से। वी बराबर v0। दोस्तों यहाँ पर देखिए वी मतलब होता है आपका एस्केप वेलोसिटी और vo मतलब ऑर्बिटल हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पलायन है, ये आपका कक्षीय वेग है। तो v क्या होगा इन दोनों में से आपका, इनमें से आपका कौन सा वाला होगा, v बराबर v0 या v बराबर √2v0 या v0 बराबर √2v या फिर v बराबर 2v0। दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आप इन दोनों के मानों को देखें दोस्तों, तो आपका जो ve होता है अर्थात दोस्तों जो आपका एस्केप वेलोसिटी मतलब पलायन वेग होता है, उसका मान होता है दोस्तों आपका √2gme/re+h। और वैसे ही आप देखें दोस्तों, यदि आप v0 को देखें तो आपका होता है √gme/दोस्तों re+h। अब आप यहाँ पर देखते हैं दोनों में क्या अंतर है, केवल दोस्तों आपका √2 का है। अर्थात दोस्तों आप इनको कैसे लिख सकते हैं, आप इनको लिख सकते हैं दोस्तों ve बराबर √2v0। तो ये संबंध आपका निकलता है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग मतलब होता है दोस्तों आपका वो वाला वेग जिससे दोस्तों हम जब किसी उपग्रह को पृथ्वी तल से फेंकते हैं तो वो दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है। और वैसे ही दोस्तों जो आपका कक्षीय वेग होता है वो आपका जो उपग्रह होता है दोस्तों हमने जो छोड़ा है कक्षा में, वो जिस गति से घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, वही दोस्तों आपका कक्षीय वेग कहलाता है। तो ये दोनों ही आपको संबंध पता होने चाहिए, बार बार क्वेश्चन आता है। और पृथ्वी के लिए दोस्तों जो आपका पलायन वेग का मान होता है वो आपका होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड दोस्तों, किलोमीटर प्रति सेकंड में होता है, आप याद रखेंगे। तो ये दोस्तों आपका मान होता है पलायन वेग का पृथ्वी के लिए। तो ये रहा दोस्तों आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपने यहाँ पर देखा, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों आप लाइक शेयर करना ना भूलेगा ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।